किसी नए अथवा अप्रत्याशित विषय पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना ही नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन कहलाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है। अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा ना की गई हो, या फिर आप कह सकते हैं जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, और नए भी उसी सेंस में ले सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स हो गए। आप बोल लीजिए अप्रत्याशित, या फिर जिसकी आशा ना की गई हो, या फिर नए। जब आपको परीक्षाओं में अनुच्छेद दिया जाता है, निबंध दिया जाता है, उसी तरीके से मान लीजिए आपको फीचर लेखन लिखने के लिए कहा जाए या फिर अप्रत्याशित लेखन की बात आ जाए, तो जब आपको उसमें जो टॉपिक दिए जाते हैं कि आपको इनमें से एक करना है, तो वो टॉपिक कैसे होते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा हो, ना आपको पता हो कि वो परीक्षा में आने वाले हो। तो अप्रत्याशित का मतलब क्या हो गया? अप्रत्याशित लेखन यानी वो लेखन जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आपको कौन सा विषय देने वाले हैं या कौन सा टॉपिक देने वाले हैं वो आपको नहीं पता है। तो ऐसे ही आपको इंस्टेंट कोई टॉपिक दिया जाए और आप उसके ऊपर एक अच्छा लेख लिखें जहाँ पर आप पूरा डिटेल उसका दें, उसका डेटा दें, यानी ऐसा लगे उस लेख को पढ़कर कि जब आपने उस लेख को लिखा है तो इसका मतलब उस विषय से संबंधित जो है आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हो। तो आपके पाठ्यक्रम में ये अप्रत्याशित लेखन इसी के लिए जोड़ा गया है कि बच्चों की जो स्किल है उसको चेक किया जाए कि बच्चों को अगर इंस्टेंट अगर एक टॉपिक दिया जाए तो वो कितना बेहतरीन डेटा के साथ और डिटेल के साथ उसको लिख सकते हैं। तो अप्रत्याशित लेखन क्या हो गया? यानी जो आपको परीक्षाओं में प्रश्न दिए जाते हैं या इंस्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं जिस पर आपको अपने जो भी आपने नॉलेज इकट्ठी की हुई है उसको लिखना होता है। तो क्या हो गया? किसी भी नए अथवा अप्रत्याशित विषय पर, अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा न की गई हो, ऐसा विषय दे दिया गया हो, फिर कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित करके, यानी फिर आप उस विषय को सोचेंगे और कम से कम समय में अपने जितने भी उस विषय से संबंधित विचार आएंगे उनको आप संकलित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे, और वही अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको अप्रत्याशित लेखन क्या है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अब कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये जरूर मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको लिखना है, कैसे लिखना है और क्या लिखना है विषय की जानकारी होने पे ही लिख पाओगे। लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी है उसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार 150 शब्दों का रचनात्मक लेखन होना चाहिए। दूसरा कि जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपके पास विषय आपको दिया गया है, आपके पास जानकारी होगी तभी आप लिख पाएंगे, तो उसके लिए आपके पास संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। आपको सोच लेना है कि इस विषय से संबंधित मैं ये चीज़ें जानता हूँ और मुझको इस क्रम में लिखना है, और इसको इस तरीके से टॉपिक को ऐसे अंडरलाइन करके और उसका सब टॉपिक लिखते जाना है। तो आपको एक रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा का मतलब होता है फॉर्मेट। अगला पॉइंट है कि विषय से जुड़े तथ्यों में उचित तालमेल होना चाहिए। तथ्य यानी डेटाज, वो जो है उससे तालमेल खाते हुए होना चाहिए। मान लीजिए कि हमें टॉपिक दिया हुआ है कि महिलाओं की जो स्थिति है या फिर आप कह सकते हैं कि मृत्यु दर और जन्म दर में, तो उसका हमारे पास डेटा होना चाहिए। अब लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देने लग जाए अगर, तो आपके पास तो एक्चुअल डेटा होना चाहिए, आप तभी बता पाएंगे। अगर एक्चुअल नहीं है तो इतना होना चाहिए कि जो आप तालमेल बिठाकर उसको दिखा सकें। तो इस तरीके से डेटा का जो है एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो पांचवा पॉइंट है कि विचार जो है विषय से सुसंबद्ध तथा संगत होने चाहिए। आप जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं अपने विचार जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो जुड़े हुए दिखने चाहिए, एक्चुअल दिखने चाहिए, एक्यूरेट दिखने चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उचित लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां उसमें लिखने लग जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। मैं शैली का प्रयोग कैसे? कि कोई भी टॉपिक है तो आप ये समझिए कि आपको वहाँ पर खड़ा किया गया है, आप उसके हेड हैं और आप अपने आप को ही वहाँ पर एक हेड मानकर जो है उस विषय को
प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप मैं शैली का प्रयोग करेंगे। मेरे जैसे मान लीजिए कि वही सेम टॉपिक मेरे हिसाब से अभी की जो मृत्यु दर है और जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर उस पे लेवल पर आ चुकी है, स्तर पर आ चुकी है पिछले 10 वर्षों के हिसाब से। तो मेरे अनुसार जो डेटा है वो ये बोलता है और मैं जो है इस डेटा के अनुसार ये समझता हूँ कि आज की डेट में मृत्यु दर और जन्म दर में बहुत बदलाव आ गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं शब्द का, मैंने शब्द का और कितना प्रयोग किया है। तो ये अप्रत्याशित विषयों का क्या है, एक ज़रूरी पॉइंट है कि आप मैं शैली में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना चाहिए। यानी जो विषय से संबंधित, आप कह सकते हो कि विषय से संबंधित जो डेटा है, एक्चुअल डेटा है, उसको आप मैं शैली में लिखते जाए। आप अपना उसमें कुछ ऐड ना करें एक्स्ट्रा कि आप अपनी तरफ से उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने लग जाए। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ना दें, तो अपनी विद्वता हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। अगली बात है कि नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में अनेक बाधाएं आती है जो इस प्रकार है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम्स आती है, तो हम जब प्रॉब्लम्स को जान जाएंगे तो हम उसको सॉर्ट आउट करने में हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि सामान्य रूप से लेखक जो है आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करता है। यानी कि जो लिखने वाला होता है, अप्रत्याशित लेख जिसे दिया जाता है लिखने के लिए, वो सामान्य रूप से लेखक जो है आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को नहीं दे पाता है। वहाँ पर आपको एक्चुअल डेटा के साथ देना होता है, लिखना होता है डिटेल। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। जो है आप देखेंगे आपको पेपरों में निबंध दिया जाता है, आप उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखते हैं, लेकिन अप्रत्याशित लेखन का क्या है कि पहली बात इसमें मैं शैली में लिखा जाता है, दूसरा डेटा बेस्ड होता है ये, यानी कि फैक्चुअल बेस्ड होता है। आप इसमें अपनी चीज़ें नहीं ऐड कर सकते हैं कि मैंने ये समझा, मैंने वो समझा, मैंने ये देखा। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि डेटा आपके पास एक्चुअल होना चाहिए। दूसरा, लेखक में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। और यहाँ पर जब अगर आपके पास अपना खुद का नेचुरल एक प्रैक्टिस नहीं होगी इस चीज़ को लेकर और ना अभ्यास होगा, तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे और उससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है। यानी आपके पास वो उससे रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो है आपके पास सामग्री नहीं होती और ना डेटाज होते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। अब इतना डीप में जाके डेटाज जो है, जब किसी विषय में कोई इंटरेस्ट लेता है तो भी वो कर पाता है। और अप्रत्याशित लेख ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें विषयों की जानकारी नहीं, कौन से विषय के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से ऑलराउंडर आप समझ लीजिए कि जो हर विषय में इंटरेस्ट लेता हो, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ता हो, उसके डेटा को कहीं ना कहीं कुछ हद तक जानता हो, तो वो कर पाएगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय शब्दकोश की कमी हो जाती है, यानी जो वोकैबुलरी है हमारी वो थोड़ी कम पड़ जाती है। लेखक की चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है और इस तरीके से सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी कमजोर सी पड़ने लग जाती है। नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते हैं तो वो थोड़ा ईजी हम कर सके, उसके लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, कि किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुककर एक रूपरेखा यानी एक फॉर्मेट दे देना चाहिए। उसके पश्चात ही शानदार ढंग से अपने विषय की शुरुआत करनी चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे जहाँ पे आप रफ वर्क करते हैं वहाँ पे एक आइडिया बना लीजिए कि आपको ये ऐसे पॉइंट लिखने हैं, तो आप जो है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट है कि विषय को आरंभ करने के साथ ही उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, यह भी मस्तिष्क में पहले से होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अब आप विषय के बारे में आपको डेटा बेस्ड ही जानकारी देनी होती है अप्रत्याशित लेखन में, तो पहले ही फॉर्मेट जो है बना ले एक छोटा सा, एक आइडिया लेने के लिए, जिससे कि कुछ स्किप ना हो जाए। क्योंकि पेपर जो है बहुत लेंदी है, लैंग्वेज का पेपर होता है, बच्चे जो है हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर जाते हैं चीज़ें आने के बाद भी। इस वजह से आपका फॉर्मेट बनाना और भी ज़रूरी है, जिससे कि आप जो है एक बार फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, देन आपको लिखते जाना है और आप लिख के उसे कंप्लीट कर देंगे। जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी होना भी जरूरी है। सुसंबद्धता किसी भी लेखन का बुनियादी तत्व है, यानी कि रिलेटेबल होना चाहिए डेटा जो है वो जरूर होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि सुसंबद्धता के साथ साथ विषय से जुड़ी बातों का सुसंगत होना भी बहुत जरूरी है। अतः किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों के आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी आप कह सकते हैं कि टॉपिक जो है रिलेटेबल होना चाहिए, उसमें आप जो भी डेटा दे रहे हैं ऐसा ना लगे कि आप विषय को अच्छा खासा आपने शब्द दे रखा है, लिख दिया है और उसको लिखने के लिए, पूरा करने के लिए आपने उसमें ज़बरदस्ती की दूसरी चीज़ें भी शामिल कर दी हैं। सब चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए। तो इस तरीके से अप्रत्याशित लेखन क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमने जान लिया। अब एक दो यहाँ पर अप्रत्याशित लेखन के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर और विषय है मुड़ो प्रकृति की ओर। इसका टॉपिक जो है आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जो टॉपिक है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। मुड़ो प्रकृति की ओर, इसमें कहने का मतलब है कि व्यक्ति को, लोगों को, समाज को, देश को जो है अब प्रकृति की ओर ध्यान देना जरूरी है। अब आप इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, देन आप एक फॉर्मेट बना लेंगे, आपको क्या क्या लिखना है, आपको क्या क्या डेटा देना है और इस तरीके से आप फिर लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। मुड़ो प्रकृति की ओर यानी कि प्रकृति की ओर अब ध्यान देना जरूरी है। मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति जो है मनुष्य को जन्म देती है, पालती है तथा अंततः अपनी गोद में सुला लेती है। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं जो है प्रकृति से ही पूरी होती हैं और हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान है। तो मनुष्य जो है प्रकृति को सजाने संवारने वाला माली भी है। तो ये आप देखेंगे इसका आरंभ हो गया। हमको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रकृति मानव की चिर संगनी है, यानी आखिर तक उसका साथ देने वाली। अपने दैनिक जीवन से उसका जब जब मन उबा तब तब उसने प्रकृति का सहारा लिया। आकाश, सूर्य, समुद्र, मेघ, उषा का इंद्रधनुष, हरियाली, सूर्योदय, लहराते खेत को देखकर उसे संघर्ष में जोश के क्षणों में कुछ विश्राम मिला, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और नई शक्ति प्राप्त हुई। अब इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रकृति है वो मनुष्य से किस तरीके से जुड़ी है और प्रकृति का एक हिस्सा जो हम ये सब देखते हैं वो एक्चुअल फॉर्म में हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब अगर आप ये बताने लग जाएं कि सूर्योदय में और प्रकृति में को आप अपने नज़रिए से पेश करने लग जाएं तो वो गलत होगा। लेकिन जो प्रकृति से हमें मिलता है उसको वही डायरेक्ट डेटा के साथ पेश कर रहे हैं, जैसे कि तब उसने प्रकृति का सहारा लिया। आकाश, सूर्य, समुद्र, मेघ, उषा का इंद्रधनुष, हरियाली, सूर्योदय, लहराते खेत को देखकर उसे संघर्षमय जोश क्षणों में कुछ विश्राम मिलता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और नई शक्ति प्राप्त होती है इंसान को। तो इस तरीके से जो प्रकृति है वो किस तरीके से इंसान की मदद करता है वो पता लग रहा है हमें यहाँ पर। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम में खो गया। सैलानी बनकर उसने प्रकृति का आनंद लूटा, वैज्ञानिक बनकर उसने गर्भ से अमृत प्राप्त किया और फिर व्यापारी बनकर उसने खनिज पदार्थों, वनस्पतियों और लकड़ी को बेचकर उससे संपन्न हुआ। यानी कि हर वर्ग की बात की गई, सैलानी, वैज्ञानिक, व्यापारी और फिर उसके बाद ये सब जो है अपने अपने तरीके से प्रकृति का प्रयोग करते हैं और फिर संपन्न हो जाते हैं। चिकित्सक बनकर जीवन रक्षक औषधियाँ खोजी। फिर आधुनिक समय में मनुष्य प्रकृति का विनाश करके अपने लिए सुख के साधन खोजने लगा है और वह प्रकृति संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और प्रकृति का अपना एक संतुलित चक्र है, यदि मनुष्य उस चक्र में आघात पहुंचाता है तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि सूरज की जो विषैली किरणें हैं उसको रोकने वाली ओजोन गैस की परत को भी हमने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मनुष्य को आज ना चाहते हुए भी अपनी कृत्रिम सुख सुविधा के साधनों को छोड़कर प्रकृति की ओर लौटना पड़ रहा है। इसके पीछे प्रकृति में नित्य नवीनता तथा उसका सौंदर्य है। मनुष्य को प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। प्रकृति इस तरीके से मुस्कुराएगी तो मनुष्य का जीवन भी सुखी रहेगा। प्रकृति का हमारे जीवन में किस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और उसकी क्या क्या भूमिका है, ये सब इस अप्रत्याशित लेखन के अंतर्गत हमने इसकी बात की। और इसी तरीके से हमको अपने परीक्षाओं में भी ऐसे ही आपको अप्रत्याशित लेख जो है लिखने हैं, जहाँ पर आप क्या सोचते समझते हैं उसको ना बताकर बल्कि एक्चुअल में उस विषय का हमारे जीवन से क्या लेना देना है या फिर उसकी क्या स्थिति है और इन सब चीज़ों के एक्चुअल डेटा के साथ उसको लिख देना है। और अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो जिस तरीके से आप अपने अनुच्छेद और निबंध लिखते हैं उन्हीं की तरह लिखना है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट के साथ फैक्चुअल होना चाहिए और डेटा बेस्ड होना चाहिए।
और इस तरीके से आप जो है इसको समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि इस तरीके से अप्रत्याशित लेख जो है कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। आप बहुत उससे थोड़ा आप अपनी दूसरी चीज़ से कनेक्ट कीजिए, जैसे कि अनुच्छेद है, निबंध है, उससे कनेक्ट करते हुए इसमें थोड़े से फेरबदल करने हैं और फिर आप उसको समझ के जो है एक अच्छा अप्रत्याशित लेख जो अपनी परीक्षाओं में लिख पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस भाग में अप्रत्याशित लेख के बारे में समझा है और एक उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको एक दो उदाहरण और भी पेश कर दिए जाएंगे और इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।